हुआ आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सुबह बोलेगा। और सुबह बोलेगा में आज हम बात करेंगे बदायूं में निर्भया कांड। मंदिर में पूजा करने गई एक विवाहिता के साथ मंदिर के पुजारी समेत दो अन्य लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। बेखौफ अपराधियों ने रेप के बाद विवाहिता के शव को घर के आगे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। घटना में सबसे गंभीर बात यह रही कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पुलिस की कार्रवाई करना तो दूर बल्कि 2 दिन बाद तक छिपाए रखा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही हो, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत यूपी में चरित्रार्थ हो रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण यूपी के बदायूं जिले में उघैती थाना क्षेत्र के गांव में देखने को मिला, जहां मंदिर में पूजा करने गई विवाहिता के साथ मंदिर के पुजारी समेत 2 अन्य लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां की लोकल पुलिस ने 2 दिनों तक मामले को दबाए रखा, लेकिन मामला मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद हरकत में आई स्थानीय थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और मृतक विवाहिता के शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए तथ्यों को देखकर बदायूं पुलिस के मुखिया एसएसपी संकल्प शर्मा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो तथ्य आए थे वे बेहद गंभीर थे। महिला के साथ गैंगरेप की पुष्टि होना, उसके गुप्तांग में लोहे जैसी कोई चीज का डालना और उसके पैर और रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना बेहद गंभीर मामला है। मामला सुर्खियों में आने के बाद एसएसपी ने घटना को गंभीरता से लेते हुए उघैती थाना एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और पूरे मामले को एडीजी जोन और आईजी रेंज बरेली को अवगत करा दिया। वहीं पूरे प्रकरण में मृतक विवाहिता की गिरफ्तारी और सख्त कार्यवाही चाहते हैं। हमारी माँ शाम को गई थी यहाँ से पूजा करने के लिए। वहाँ पे तीन लोगों ने हमला करा था। ये अच्छा नहीं हुआ। ये आज कोई इनके साथ हुआ है, कल और किसी के साथ होगा। मतलब जो कुछ करा है तो उनको सज़ा मिलना चाहिए। इन्होंने कराया 3 ने। और ये सरकारी नौकरी लगी हुई थी, सहायिका आंगनबाड़ी भी ये लोग काम करती, यही घर का खर्चा चलाती। ये कमाने दमाने वाली यही थी, यही बच्चों का ध्यान रखती थी। कोई नहीं है घर में। और आगे से इनको कुछ मिलना चाहिए। घर वालों कौन शादी करेगी लड़कियों का, कौन क्या करेगा, खर्चा चलाएगा। क्या हुआ तो यहाँ से निकली थी वो शाम को 5 बजे मंदिर पूजा करने गई थी। वहाँ पे पूजा करने के गई थी, वहाँ पे कोई ये हादसा हुआ था। बाबा थे और 2 लोग और थे। जिन लोगों ने किया है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका खर्चा पालन पोषण कौन करेगा? इनकी माँ थी, वही करती थी। मुजरिम भाजे फिर रहे हैं, वही हाथ आ जाते थे। और बाबा भी पकड़ा गया था। यह डीलर और कमल सिंह डीलर प्रधान जी, इनने गारंटी ली थी हम ला के देंगे। वो भी फरार है, नहीं बाबा आया नहीं ये और लोग आए हैं। इस पूरे प्रकरण में बदायूं के एसएसपी संकल्प शर्मा का कहना है कि बदायूं जिले के थाना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिसका अभियोग पंजीकृत किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थाना उघैती क्षेत्र में लगभग 50 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने पर परिजनों की तहरीर के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सेक्शन 376 डी आईपीसी और 302 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है और इसी प्रकरण में एक प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरते जाने के दोषी पाए जाने के फलस्वरूप जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल बदायूं पुलिस का यह दावा है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि स्थानीय पुलिस के द्वारा वीडियो में भी 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी दिखाई जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में बदायूं पुलिस और क्या कार्यवाही करेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बदायूं कांड को लेकर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। प्रियंका ने कहा कि बदायूं में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। फरियादी की थाने में नहीं सुनी गई। इतनी बड़ी घटना के बाद भी मौके पर पुलिस ने नहीं पहुंची। प्रियंका ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की नीयत में खोट है।
बदायूं कांड पर जहां प्रशासनिक अधिकारियों पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं हाईकोर्ट की वकील और दिल्ली निर्भया कांड की वकील सीमा कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2012 में निर्भया के साथ जब ये क्राइम हुआ था, पूरे देश में एक तरीके से कहेंगे कि प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, महिलाओं की सुरक्षा पर बात हुई थी और उसके बाद कानून में बदलाव हुए। कानून में बदलाव ये हुए कि ज़्यादातर ये जो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम होंगे वो केस फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे, टाइम बाउंड होंगे, विद इन अ पीरियड इनका केस डिसाइड होगा। लेकिन हमारे सामने निर्भया केस एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें 7 ईयर लग गए, 7 ईयर 3 मंथ्स, तब जा कर के उनका कन्विक्शन हुआ, एक्यूज्ड जो थे उनका एग्जीक्यूशन हुआ। अदर केस जो हाईलाइट भी नहीं है, अभी अगर हम लेटेस्ट जो केस के बारे में आप डिस्कस करें, बात करें, सेम वैसा ही क्राइम हुआ। उस फीमेल जो थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो उनको उनके साथ रेप किया 3 लोगों ने, उनको कुएं में फेंक दिया था और फिर उस कुएं से निकाल करके इन लोगों ने उसके घर के बाहर जा कर के फेंका है। पुलिस का वहाँ पर कहना है, जब मेरी बात हुई, इस केस को मैं फॉलो कर रही हूँ, उनका कहना है कि ये एक्सीडेंट है, ना कि ये रेप और मर्डर है। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर ये एक्सीडेंट है तो मेडिकल रिपोर्ट जो है उसमें रेप की कैसे पुष्टि हुई है, उनके प्राइवेट पार्ट में रॉड जो डाली गई डिस्ट्रॉय कैसे किया गया, तो वो साइलेंट थे। तो मैंने उनको समझाया कि आप इस तरीके की स्टेटमेंट देंगे तो माहौल ख़राब होगा, तो आप महिलाओं के प्रति सिंसियर बनिए। और दूसरा बात मैं क्लियर कर दूँ मैडम सुचित्रा कि 2012 में निर्भया के साथ क्राइम होने के बाद हमने जितने भी कानून में बदलाव किए उनका हम इम्प्लीमेंटेशन, उनका इन्फोर्समेंट नहीं करवा पाए और इसीलिए उसका रिजल्ट सामने नहीं आया, क्योंकि कन्विक्शन रेट हमारा बहुत पुअर है, 30% है। जब आप कन्विक्शन नहीं करवाएंगे, सज़ा नहीं दिलवाएंगे लोगों को, तो समाज में आप मैसेज नहीं डिलीवर कर रहे हैं कि जो लोग क्राइम करेंगे उनको सज़ा भी मिलेगी। जब वो मैसेज आप कन्वे नहीं कर पा रहे हो तो लोगों में डर नहीं है और निरंतर वैसे ही क्राइम हो रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इन्फोर्समेंट हो, जो भी कानून बने, अदरवाइज वो कानून बने रखे हुए बहुत अच्छे कानून बने हैं लेकिन उनमें उनको लागू नहीं किया गया। बदायूं कांड को लेकर विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया आने लगी है। रेप केस को लेकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने बदायूं केस को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है नहीं। एक महंत सरकार चला रहे हैं और एक महंत बदायूं में है। वो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उसके खिलाफ बलात्कार करते हैं, विभत्स घटना करते हैं, हत्या करते हैं, गुप्तांग में रॉड डाल के, इस तरह का, जैसे कि निर्भया कांड में भी नहीं हुआ था इस तरह की घटना। और पुलिस के पास सूचना आती है, दूसरे दिन पुलिस देखने जाती है। ये एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ जो शक्ति कार्यक्रम वो भी चल रहा है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का कार्यक्रम चल रहा है और महिलाओं की सुनी नहीं जा रही है, उनकी अनदेखी हो रही है, उनके खिलाफ इस तरह की घटनाएं घटित हो जा रही हैं। बहुत मामूली तरीके से इस मामलों को देखा जा रहा है, जबकि अत्यंत गंभीर मामला है और योगी जी इनको स्पष्ट जवाब देना चाहिए। बदायूं में निर्भया कांड जैसा ही पूरा कांड हुआ है, एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। बदायूं में निर्भया कांड, एक बार फिर विवाहिता बनी हैवानियत की शिकार। अब धर्मस्थल भी महिलाओं के लिए नहीं रहे सुरक्षित। धर्मस्थल में गुम हुई महिला की चीखें। पुजारी और चेले ने पार की दरिंदगी की सारी हदें। मंदिर में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से गैंगरेप। मंदिर के पुजारी ने चेलो संग बनाया हवस का शिकार। गैंगरेप के बाद प्राइवेट पार्ट में डाली गई लोहे की रॉड। महिला के घर के बाहर शव फेंक फरार हुए आरोपी। मामले को 2 दिनों तक दबाए रही स्थानीय पुलिस। बदायूं निर्भया कांड एक बार फिर से दोहराया गया है बदायूं में, जहां पर मंदिर जैसी पाक साफ जगह को भी
हवस के पुजारियों ने छोड़ा नहीं है। यह हवस का पुजारी यहां पर भी पुजारी के रूप में बैठा हुआ था, जिसने अपने 3 चेलों के साथ मिलकर 50 वर्षीय महिला के साथ ये वारदात को अंजाम दिया है। बलात्कार करने के बाद उसे गुप्तांग में जिस तरह से लोहे की रॉड डाल देना, उसके बाद उसे कुएं में फेंक देना और फिर उसको ले जाके उसके कुएं से निकालकर उसके शव को उसके घर के बाहर फेंकना। हैरत होती है ऐसे लोगों को इस सभ्य समाज में देखकर। ये कहां से आते हैं किसका कोई जानकारी नहीं है। ये आप हमारे आपके बीच कर रही हैं। और जो उसमें काम किया है संकल्प शर्मा की पुलिस ने, हितेश चंद अवस्थी की पुलिस ने, बहुत ही शानदार काम। 2 दिन तक मामले को दबाए रहे और उसके बाद भी कहा जाता है कि ये तो अपने आप इनको कुछ एक्सीडेंट हुआ, उसमें उनकी मौत हो जाती है। इससे चर्चा करेंगे। उसी दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, रामनिवास राजस्थान से। रामनिवास जी अपनी राय रखिए। हाँ जी, हाँ बोल रहा हूँ जी, अपनी राय रखिए। सर। मैं रामनिवास से नहीं जी, राय रखिए। जी, एक और दर्शक जुड़े हुए, रवि जोधपुर से। रवि अपनी राय रखिए। हेलो जी, रवि जी अपनी राय रखिए। सर, इन लोगों को तो फांसी देनी चाहिए, इन लोगों को तो जिंदा ही नहीं रखना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। इन लोग को जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है। सही बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह से संकल्प शर्मा कह रहे हैं कि एक परिस्थितियों में, नहीं पता किन परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है, प्रथम दृष्टया ये आया है। 2 दिन बाद आप पोस्टमार्टम कराते हैं, 4 तारीख को केस दर्ज हो जाता है, प्रधान आपको वो देता है, क्या कहते हैं आप उसको, कह सकते हैं कि समझौता करता है कि मैं उनको ला के दूंगा। उसके बाद वही फरार हो जाता है। 2 दिन तक आरोपी वहीं रहते हैं, उसके बाद वही फरार हो जाते हैं। पुलिस कहती है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, उसका जांच की जा रही है। संकल्प शर्मा कहते हैं मैंने थानेदार को निलंबित कर दिया, मेरी कार्रवाई हो गई है। महिला हेल्प डेस्क में बहुत अच्छी मुस्कान के साथ फीता काटते हैं संकल्प शर्मा। लेकिन अगर उनसे बात की जाए कि 50 वर्षीय महिला जो अपने घर का पालन पोषण कर रही हो खुद, वो मर जाती है, लेकिन उस पर वो कहते हैं कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। उसके गुप्तांग में रॉड डाल दिया जाता है, लेकिन मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। इसी बीच दर्शक जुड़ गए, चंद्रप्रकाश जी अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के हरिजन नेता श्री PL पूनिया जी का जो बयान देखा मैंने, मुझे सुनकर ही बड़ा दुख हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन नेताजी से कि जब राजस्थान में एक छोटी बच्ची, मासूम दलित बच्ची थी, आप हरिजनों के पैरोकार हैं, एक दलित बच्ची के साथ जब बलात्कार हुआ था, तब ये बाउंटी बबली गैंग, मतलब राहुल और प्रियंका, इन्होंने कोई बात नहीं करी राजस्थान के बारे में। सिर्फ उत्तर प्रदेश का हाथरस कांड लेकर के वो चिंतित रहे, क्योंकि इनकी जमीन खिसक चुकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सर कि ये जो घटना, विभत्स घटना हुई है, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ और निंदा करता हूँ। परंतु इसमें आप देखिए, दिल्ली की जो गफ्फार मार्केट है और दिल्ली की जो लाजपत राय मार्केट है, पालिका बाजार है, वहां से इस प्रकार की अश्लील सामग्री और अश्लील वीडियो मोबाइल में डाले जाते हैं। क्या सरकार को पता नहीं? चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, सबको पता है सर। पुलिस वालों को भी पता है कि कहाँ से कौन सा माल मिलता है। जी शुक्रिया चंद्रप्रकाश जी अपनी राय रखने के लिए। उमेश जैन जुड़े हुए हैं दर्शक मेरठ से। उमेश जी अपनी राय रखिए। नमस्कार साहब। जी नमस्कार, अपनी राय रखिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का डर बिल्कुल समाप्त हो गया है। क्या यहाँ पर पुलिस का बिल्कुल डर नहीं रहा है? हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का डर बिल्कुल समाप्त हो गया है। गुंडागर्दी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। जो पुलिस की LIU होती है वो क्या कर रही है, जब ये भी नहीं पता कर सकते कि विवाहिता लेडीज के साथ क्या घटना घट रही है और उसे फिर पुलिस। जी बिल्कुल उमेश जी, आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पर ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तथा उनके भी फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए।
ये भी प्रकाश में आया है कि अजीजुल्लाह के खाते में विभिन्न व्यक्तियों, फर्मों और विदेश से भी काफ़ी मात्रा में पैसा आया है, जिसकी सघन जांच की जा रही है। यह महत्वपूर्ण ऑपरेशन में यूपी एटीएस के द्वारा दिनांक 6 जनवरी को अभियुक्त उपरोक्त को खलीलाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इसकी गिरफ्तारी के संबंध में मुकदमा यहाँ थाना एटीएस पे विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया है, जिसका विवरण प्रेस रिलीज में दिया गया है। इसमें आगे की विवेचना की जा रही है। इस संबंध में यूपी के विभिन्न जनपदों तथा अन्य प्रांतों में भी जांच पड़ताल की जा रही है, जिससे अभियुक्त के सहयोगियों का विवरण और साक्ष्य एकत्रित किए जा सके। अभियुक्त के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के कई अन्य जनपदों में भी दबिश दी जा रही है तथा कई और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अजीजुल हक पुत्र मोहम्मद शरीफ, भारतीय दस्तावेजों के अनुसार अजीजुल्लाह पुत्र बदरे आलम है। इसका हाल पता ग्राम नौरो पोस्ट व थाना बखीरा, चमरसन संत कबीर नगर है। ये मूल रूप से नया फारा, थाना बुतीडंग, जिला पक्याब, रखाइन, बर्मा का रहने वाला है। इसके पास से 2 भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, 3 आधार कार्ड मिले हैं, एक स्वयं का और 2 अन्य का, एक पैन कार्ड, एक डेबिट कार्ड, एक म्यांमार का राशन कार्ड तथा 5 अदद बैंकों के पासबुक भी बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा यह बताया गया है कि वह वर्ष 2001 से 1 मई बांग्लादेश के रास्ते से भारत आया था। यहाँ पर इसका जो फादर का नाम है वो बदरे आलम के रूप में दर्ज है। तो बदरे आलम ने बताया कि अजीजुल्लाह मेरा सगा बेटा नहीं है, न ही मेरा रिश्तेदार है, बल्कि ये मेरे बेटे इनायतुल्लाह को मुंबई में मिला था। अजीजुल्लाह ने स्वयं को अनाथ बताया, जिस पर मैंने उस पर मुझे उस पर दया आई और मैंने उसे अपने घर में रख लिया या ले आया। बदरे आलम ने बताया कि मैंने ही अजीजुल्लाह का नाम अपने राशन कार्ड में दर्ज करवा दिया, जिसके आधार पर बाद में इसने भारतीय पासपोर्ट और अन्य कागजात बनाए हैं। अजीजुल हक ने बताया कि वो 2001 से 2002 से भारत में रह रहा है तथा वर्ष 2017 में अपनी मां आबिदा खातून, बहन फातिमा खातून, 2 भाई जियाउल हक और मोहम्मद नूर को भी भारत ले आया था। उसका एक भाई जियाउल हक नासिक में रहता है, जबकि बहनोई नूर आलम और भाई मोहम्मद नूर खलीलाबाद आने के बाद से कहीं चले गए। इस संबंध में विस्तृत पूछताछ अभी जारी है। उपरोक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इसकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके पास से जो डिटेल हम लोग को मिले हैं उससे 2015 से विभिन्न समयों, विभिन्न तिथियों पे इनके पास पैसे भी आए हैं। अब वो पैसे कहाँ से आए हैं, किस रूट से आए हैं, ये सभी गंभीर जांच का विषय है, जिसके बारे में अभी से कुछ कहना उचित नहीं है। अभी फर्जी दस्तावेजों के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसी चीज़ें आएंगी आगे आप लोगों से इसको हम लोग शेयर करेंगे। ये चीज़ें हमारे पास हैं और अभी चूँकि हमारी रेड्स चल रही हैं और जब और भी लोग पकड़े जाएंगे तो हम आपको विस्तृत इसका विवरण
तत्समय आपको अवगत कराएंगे। ये इसने इसके बाद से इसने जो अभी पूछताछ के बाद बताया है कि 2017 में 2 बार, एक बार ये सऊदी अरब गया है और उसके बाद से एक बार वहाँ म्यांमार गया है, बांग्लादेश गया है, वहाँ से अपने परिवारजनों को लेके आया। ये जो इसके पास से फ़ोन इत्यादि मिले हैं, इनकी पूरा गहन परीक्षण किया जा रहा है। अभी कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से कहना या कमिट करना जल्दीबाजी होगी। जैसे अभी चीज़ें अभी मैंने आपको बताया कि इस संबंध में हमारी दबिश लगातार चल रही है और जैसे ही लाभप्रद सूचना होगी हम आपको अवगत कराएंगे। नहीं, अभी तो जो चीज़ें इसके पास से मिली है उस संबंध में विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया है। बद्रियाला में वहाँ संत कबीर में रहने वाले व्यक्ति हैं जिनके बच्चे हैं, जिनके थ्रू जैसा इसका कहना है ये आया। तो आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार को सुने तो उन्होंने कहा जो एटीएस ने टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की उनमें अभियुक्तों के बारे में बता रहे थे। इसी बीच आपको बदायूं से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर मुख्य आरोपी महेंद्र 50,000 का इनाम घोषित हुआ है। पुलिस को मुख्य आरोपी महेंद्र सत्यनारायण की तलाश। बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं। आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश जारी। बदायूं केस में एसटीएफ करेगी जांच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बदायूं से, यहां पर मुख्य आरोपी महेंद्र 50,000 का इनाम घोषित। पुलिस का मुख्य आरोपी महेंद्र सत्यनारायण की तलाश कर रही है। आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश जारी। बड़ी खबर बता रहे हैं बदायूं केस की एसटीएफ भी करेगी जांच। तो बदायूं में निर्भया जैसा कांड हुआ है और जिस पर अभी 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। जो मुख्य आरोपी महेंद्र, इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ नाहिद अकील सामाजिक कार्यकर्ता और अशोक भारती बीजेपी नेता हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो आपके पास आऊंगा। जिस तरह से ये कांड हुआ उसके बाद जो पुलिस की तस्वीर थी बड़ी साफ और बड़ी धुंधली दिखी मुझे। तो मतलब साफ तो बहुत पारदर्शिता के उन्होंने आज 50,000 का इनाम लखनऊ से आदेश आने के बाद कर दिया, लेकिन उनको 2 दिन बाद पोस्टमार्टम कराने की याद आई कि वो तो संदिग्ध परिस्थितियों में जो लाश मिली उसका पोस्टमार्टम भी होना है। बड़ी अच्छी पुलिस चल रही है वहां की। अशोक जी, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, अब बिल्कुल आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। ये जो कांड हुआ है, मैं और मेरी पार्टी के सभी बंधु इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं। बलात्कार जैसा अपराध अमानुषिक है, विकृत मानसिकता को दर्शाता है। जहां तक प्रशासन द्वारा कार्रवाई की बात है, जिन लोगों ने लापरवाही की है, जिन लोगों ने अपने बड़े अधिकारियों से इस घटना को छुपाने का प्रयास किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। निलंबन हो चुका है, विभागीय कार्रवाई जारी है। इसमें अगर और भी कोई पुलिस वाला शामिल मिलेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस नीति इसमें अपनाते हैं हर अपराध के खिलाफ। तो मेरा इसमें ये कहना है कि आपको अशोक जी रोकूंगा, जहां पर दर्शक जुड़े हैं कैलाश झांसी से। कैलाश जी, अपनी राय रखिए। हाँ भाई साहब।
हमारा ये कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में लूट हत्याएं जैसी घटनाएं रोज हो रही हैं भाई साहब, लेकिन पुलिस साकिरता से जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रही है। हमारा कहने का मतलब ये है कि 6/12 में 2020 में आज 6 तारीख है, 1 महीना हो गया, मोन्टू यादव की हत्या हो जाती है बड़ुआ सागर में। हत्यारे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। हम लोग खेती किसानी वाले आदमी हैं, खेत में पानी नहीं लगा पा रहे श्रीमान जी, हम लोगों की कोई रक्षा नहीं हो रही है श्रीमान जी। जहाँ भी जाते हैं हम लोगों को आश्वासन मिलता है कि जाओ हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन पुराने अपराधी हैं, कुख्यात अपराधी माफिया डॉन सुमित यादव, बबलू यादव, अमित यादव, खुलेआम ये लोग घूम रहे हैं गैंग बना करके। एक मध्य प्रदेश का प्रदीप श्रीमान जी शुक्रिया। आपकी बात बहुत गंभीर है कि आप लगातार पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हैं लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही। जी मैं राजू सऊदी अरब से दर्शक जुड़े हुए हैं। राजू जी अपनी राय रखिए। जी राजू जी अपनी राय रखिए। जी राजू जी शुक्रिया। तो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर बदायूं में हुए निर्भया कांड की। फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सुबह बोलेगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं बदायूं में हैवानियत पर। इसी बीच दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास बदायूं से। विकास अपनी राय रखिए। विकास अपनी राय रखिए। लगता है संपर्क टूट गया है। लगातार आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जहां पर आप कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बदायूं से ही जुड़े हुए हैं अशोक जी। अशोक जी आप कह रहे थे कि आपने बड़ी निंदा करी। आप मुख्यमंत्री जी हमारे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं और जो पुलिस का रोल है, आप तो एसएसपी से मिलते रहते होंगे, तमाम अधिकारियों के साथ आपका उठना बैठना भी रहा होगा क्योंकि बड़े नेता हैं बदायूं से, लेकिन आपकी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है लगातार। लेकिन जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों के संरक्षण में जो लोग रह रहे हैं, प्रधान वहां पर ले रहा है, लायबिलिटी ले रहा है कि मैं उसको गिरफ्तार करवाऊंगा, उसका प्रधान भी गायब है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है यहाँ पर सिर्फ दरोगा को या थानेदार को निलंबित करने की जरूरत नहीं है, यहाँ एक बड़ी कार्रवाई चाहिए। नाहिद अकील जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई सामाजिक कार्यकर्ता। नाहिदा जी, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, अभी आपने सीमा कुशवाहा जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि जो कानून हम लोगों ने बनवाए थे 2012 के बाद से लगातार आंदोलन करके, तमाम इतनी लड़ाई लड़के, लेकिन उनको हम लोग लागू नहीं कर पा रहे हैं। नाहिदा जी देखिए, अगर आप देखें तो एक लंबा अरसा बीत गया निर्भया के बाद
और वर्मा कमेटी के भी जो रिकमेंडेशन आए थे, कानून बने थे, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की जब 0 लेवल के टॉलरेंस नीति इस तरह की है कि जिसमें अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया हो और बड़े बड़े घरों के बाहर मिशन शक्ति चल रहा हो, बड़ी बड़ी बसेस, आप जहां भी बड़ा एरिया हो, पॉश लोकेशन, बड़े घर हो, देखिए एक बस खड़ी होती मिशन शक्ति की, जिनके हाथ में आज मिशन शक्ति का प्रोजेक्ट है और बातें बड़ी बड़ी हैं और इस तरह का केस हो रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे? क्या महिलाओं की अस्मिता सिर्फ निलंबन से ही दूर होगी? इसके पीछे कई कारक हैं, ये ध्यान देना होगा। अगर आप टोटलिटी में देखें तो ये समाज का भी एक बहुत बड़ा दोष है कि और सरकार का आज महिला सूचक गालियां इतनी आम हो चुकी हैं, एके वर्सेस एके सुनिए, ये कौन सा फिल्म है जो पास कर देती है, प्रमाण दे देती है, धुआंधार गालियां बकी जा रही, जितने एलीट तबके के सूटेड बूटेड कोर्ट में बैठे रहते हैं उनकी महफिलों में गालियां कितनी कॉमन हो चुकी है महिला को इस पे लगाम बिल्कुल लगानी होगी हर चीज पे कि ये लोग, सबसे बड़ी एक बड़ी कार्रवाई मांग रहा है उत्तर प्रदेश। लगातार ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं लेकिन एक बड़ी कार्रवाई की मांग अब की जा रही है। एनएसए लगा देना, 50,000 का इनाम घोषित कर देना, इतनी कार्रवाई से हम लोग अब संतुष्ट नहीं है। अब लग रहा है कि एक कार्रवाई जो सबके लिए सबक बन सके, दोबारा यह इंसान कोई ऐसी घटना को अंजाम दे ना सके, उस पर एक कहीं ना कहीं एक ऐसा कानून या एक ऐसी कार्रवाई, डीजीपी महोदय को अब कमरा छोड़ना होगा। एचसी अवस्थी को अब कमरे छोड़कर फील्ड पर आना होगा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इतने दिन से कार्यकाल में है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइनिंग के बाद यूपी के कानून के लिए की होगी। हमेशा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ही आपको नजर आएंगे, लेकिन एचसी अवस्थी जिन्हें कोरोना काल में भी नहीं देखा गया, फोटो तक नहीं दिखती है उनकी कोई। बिल्कुल नाहिदा जी, मैं ये कह रही हूँ हमारे मुल्क के कानून में कमी नहीं है, कार्यवाही में कमी है। कार्यवाही जब घटना हो जाती है तब फिर तौला जाता है कि वो किस कम्युनिटी का है, केस में कितनी रेटिंग जाएगी, उस हिसाब से एफआईआर दर्ज होती। 2 दिन क्यों डिले हुआ, फिर आपने उसका एक्सरे क्यों नहीं करवाया, आपने उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया, आपने त्वरित एक्शन क्यों नहीं लिया। और आज हम तो कहते हैं पूरा प्रदेश हिंदू भक्तिमय में डूबा हुआ है, तो वो तमाम अखाड़ा के जो महापुरुष लोग हैं वो आज क्यों नहीं इस पे शुरू करते मुहिम की। ऐसे लोगों को हम मंदिर का पुजारी नहीं बनने देंगे, उनको समाज से हुक्का पानी बंद हो जाएगा, समाज में उनका कोई स्थान नहीं होगा। सिर्फ यही कि आपने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया, एक औरत की अस्मिता को आप 50,000 से तोलेंगे? अगर कोई सड़कों पे आता है तो आप फिर उसके ऊपर गोला बारूद चलाते हैं, उसके ऊपर एनएसए लगाते हैं। अगर अपने अधिकारों की बात करो तो सरकार जेल में सबको ठूस देती है। तो ये क्या लोकतंत्र बचा है देश में? लोकतंत्र नाम की कोई चीज बची नहीं है। आपने इतना लोगों को केस कर करके बंद कर दिया, सोशल एक्टिविस्ट को, कि वो आज मुंह खोलने से डरते हैं लोग। तो आप किस तरह का शासन करना चाहते हैं? किस तरह की महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन करते हैं? किस तरह की बात करते हैं? आप इकबाल साबित ही नहीं कर पा रही, ना सरकार ना पुलिस। आज सरकार का क्या रवैया है? सरकार का महिला सुरक्षा पे सिर्फ एक ग्लैमरस स्कीम होती है कि जो 5 स्टार होटल में फीता काट दिया जाता है, कुछ चंद अमीर लोग वहां उस मजमे में बैठे होते हैं, महिला सुरक्षा हो गई, महिला सुरक्षा हो गई। उसके बाद आपने तमाम तरह के ऐसे यूनिट बनाए थे लखनऊ में। मुझे याद है जब योगी सरकार आई थी तो सैकड़ों के तादाद में एसपी के समेत सारे लोग, पुलिस एक थाने दूसरे थाने और पैदल जा करके चेकिंग कर रही थी कि क्या है। आपको अभी अपने मुहकमे के बारे में नहीं पता कि जो चौकियों पे बैठते हैं पुलिस, उनको उन धाराओं के बारे में भी जानकारी है कि नहीं है। जब हम लोग जाते हैं खुद लिख के देते हैं कि इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, इन धाराओं में, तब तो एफआईआर दर्ज करते, नहीं तो इंतजार में करते हैं कि दूसरा पक्ष आए तो कुछ पैसा मिल पाए, जैसा केस वैसी वसूली होती है। तो इस पे आप कमिश्नरेट कर दिया है। अब कमिश्नरेट में कौन सा तीर मार रहे हैं? क्या अपराध कम हो गया? अब तो जिम्मेदारी और बढ़ गई है।
तो इसमें बिल्कुल पूरी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस पे त्वरित एक्शन ले। और ये नहीं, अभी आप देख लीजिए शमशान गिरा है, बीजेपी के ही नेता कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने तो 2-2 लाख दे दिया, हो गया। किसी की मौत का कीमत 2 लाख है, भ्रष्टाचार है, तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए। सरकार ने अगर किसी चीज को शमशान की को बनाने की जिम्मेदारी दी थी तो क्या ठेकेदार की नॉलेज नहीं है, उसमें सीमेंट मोरंग कितनी पड़ी थी उसकी जानकारी नहीं है? तो सरकार आंख बंद करके पूरी लगी है कि फिर से सरकार कैसे बनाना है। महिला नायदा जी आपको रोकना चाहूंगा, इसी बीच बदायूं से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी बेहद नाराज है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बदायूं रेप केस से, जहां गैंगरेप हत्याकांड से सीएम योगी बेहद नाराज। सीएम योगी ने एडीजी बरेली से मांगी पूरी रिपोर्ट। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। लापरवाही पर कई बड़े अफसर पर गिर सकती है गाज। बदायूं गैंगरेप हत्याकांड से सीएम योगी बेहद नाराज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने एडीजी बरेली से मांगी पूरी रिपोर्ट। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के दिए हैं निर्देश। लापरवाही पर कई बड़े अफसरों पर गिर सकती है गाज। जी बिल्कुल, सीएम योगी ने एडीजी बरेली से पूरी रिपोर्ट मांगी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। लापरवाही पर कई अफसरों पर भी गिर सकती है गाज। बड़ा ज्यादा नाराज है इस टाइम सीएम योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से वो मिशन शक्ति पर उसको लागू करने पर लगे हुए हैं और दूसरी तरफ अधिकारी उससे पलट ही चल रहे हैं। उनको अपने जिले में क्या हो रहा है उस कप्तान को जानकारी नहीं है। नाहिदा जी, आपने सीएम योगी ने साफ कर दिया सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और लापरवाही जो इसमें अधिकारी हैं उनकी सूची बनाकर उन्हें बिल्कुल उन पर भी गाज गिर सकती है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक्शन है। ये शब्दावली सुनते सुनते हम लोग भर चुके हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों 4 दलित बच्चियों के साथ एक कंटिन्यूएशन में रेप हुआ था, जघन्य अपराध हुआ था। उस टाइम भी सख्त से सख्त कार्यवाही हो रही थी, सब सस्पेंड हो रहे थे, अपराध रुका। महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है, जिस तरह का क्रूरता के साथ अपराध हो रहा है, तो क्या रुका? ये एक खूबसूरत सजा जुमला है पॉलिटिशियंस के लिए, सरकार में बैठे नुमाइंदों के लिए, कि तुरंत ठंडा करने के लिए आप कह दीजिए सख्त से सख्त कार्यवाही होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। हम उस बख्शने और कार्यवाही सुनने के आदी नहीं है, हम एक्शन देखने के आदी हैं। वो करके दिखाइए, तब हमारे बीच में विश्वास पैदा होगा। आज कोई भी, चाहे 15 साल की लड़की हो, चाहे 50 साल की औरत हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। कैसा मिशन शक्ति है, कैसा बेटी बचाओ है? जिस दिन बेटियां खुद हाथ में बंदूक ले लेंगी उसी दिन ये बचाव होगा। जी नाहिदा जी, बड़े अशोक जी आपके पास आऊंगा। अब नाहिदा जी कह रही है अब समय आ गया है कि बेटियों को, महिलाओं को हाथ में बंदूक लेनी चाहिए, तभी सुरक्षा हो पाएगी, तभी मिशन शक्ति आ पाएगा सही से। अपराध मानसिक विकृति के कारण होता है और ये कोई भी कानून बनता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जब होता है तो उसके लिए एक प्रभावी शक्तियां होती हैं जो कि काम हो रहा है। लेकिन जैसे मैडम कह रही हैं इस तरीके से कर दें, तो हमारे संविधान में सीधे सीधे दंड देने की कोई प्रक्रिया नहीं है। ट्रायल होता है, चार्जशीट होती है, और जहां तक मान रहे हैं आप लोग, हम आप मनस्थिति देखिए, हम जो नारी शक्ति के प्रति संवेदनशील हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आंदोलन था वो इसी अवेयरनेस के लिए था। नारी शक्ति का जो कार्यक्रम है वो बेटियों को अवेयर करने के लिए है। ये जो घटना हुई है इसकी हम सब पूरी पार्टी की तरफ से निंदा कर रहे हैं। हम कहीं भी बचा नहीं रहे किसी को। राजनीति समाज के हिसाब से डेवलप होती है। मेरा आपसे केवल इतना कहना है कि हम सब लोग ये हाथ में बंदूक लेने से या इस तरीके की भाषा बोलने से कहीं अपराध नियंत्रण नहीं होता। ये तो एक तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी।
धज्जियां तो जनाब आप कितनी बार उड़ा चुके हैं। आप मुझे बताएं कि अगर आप इम्प्लीमेंट किए होते तो कुछ ही महीनों के बाद इतनी घटना हो जाती, उसके बाद सब सो गए। तो उस पे कार्रवाई हुई, 4 दलित बेटियों के साथ जब बलात्कार हुआ उसके बाद इतनी सख्ती होती कि दूसरे की कभी हिम्मत नहीं होती। ये कैसे पुनरावृत्ति हुई? और जो आपने कहा मानसिक विकृति अगर है तो तमाम तरह की इस तरह की जो फिल्में आ रही हैं, जो पोर्नोग्राफिक फिल्में चल रही हैं, जो इस तरह की सामान जगह जगह इजी अवेलेबल है, उस पे आपने कंट्रोल किया होता। मानसिक विकृति आप उठा कर देखिए, बिल्कुल किया है, लेकिन ये समाज की जो विकृत मानसिकता के कुछ लोग हैं उन पर कैसे करेंगे? आज आप पोर्नोग्राफिक फिल्म की बात कर रहे हैं, सरकार आज तक चश्मा लगा के ढूंढने से नहीं मिले कि समाज की विकृति के वाले 4 लोग कौन मिले। पूरा का पूरा समाज दलदल में घुस चुका है। ये क्या अभी 4 साल में हो गया क्या? आप लोगों ने तो तमाम ऐसे साधु संतों को भी लगाया था कि वो सबको अवेयर करेंगे, एक अच्छा समाज बनाएंगे। खाली चंद दिन के लिए वो सारे लोग जो एजुकेटर थे वो कहाँ चले गए? शुरू में तो हर डिपार्टमेंट में वो बैठे थे, वो कहाँ चले गए? समाज को क्यों नहीं बना पाए? जिसका जो काम है वो कर रहा है। किस आ गया भाईजान? मैडम एकदम प्रतिक्रिया करने से अपराध नहीं होता। अपराध तो बहुत होते हैं भाई साहब, 5 साल बहुत होते हैं। 5 साल में अगर वो मुहिम चली होती तो उसका असर दिखता। असर बढ़ रहा है, आप भी जानते हैं, आपके यहाँ भी बहु बेटियां होंगी, बिल्कुल खतरा है। होता होगा। इसीलिए आप देख लीजिए इस केस में भी कितनी तीव्र कार्रवाई हुई है। जिसने गलती की उसका निलंबन, ये नहीं है। आप जो अभी आप कह रहे थे ये केवल होती है, मिल जाती है, तो बलात्कारी को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? क्यों 50,000 का लगाना पड़ रहा है? पुलिस क्या सब भूल चुकी है? उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है? पूरी ट्रेनिंग है, तभी तो उसके लिए ये उपक्रम है। 50,000 का इनाम। किसी की खो गई, बलात्कारी को ढूंढ नहीं पा रहे, जिसके लिए आपको कहना पड़ रहा है कि 50,000 रुपए देना पड़ेगा। 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, तीसरा फरार है, और आज केवल 1 दिन हुआ है। 2-3 दिन के अंदर उनका कहना है कि हम उसको ट्रेस कर लेंगे। पुलिस के पास भी कोई स्वप्न थोड़ी आता है। पुलिस अपनी प्रक्रिया, इंटेलिजेंस इतना मजबूत है। और भारती जी आपको भी रोकना चाहूंगा। इसी बीच दर्शक जुड़े हैं राजू सऊदी से। राजू अपनी राय रखिए। राजू अपनी राय रखिए। लगता है संपर्क टूट गया। अशोक जी, आपने कहा कि 2 दिन हुए हैं, 3 दिन में पूरा केस खत्म हो जाएगा। जो प्रधान थे उन्होंने पूरी लायबिलिटी ली कि मैं उस पंडित को पकड़ के लाऊंगा, पुलिस के हवाले करूंगा। तीनों आरोपी गांव में थे। उसके बाद से प्रधान भी फरार है और पुजारी फरार है। पुजारी को 50,000 का इनाम दे दिया। वो पुलिस क्या कर रही है? थानेदार को सस्पेंड कर देते हैं। और आज पता चला है, बदायूं के एसएसपी को आज पता चला है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है। संकल्प शर्मा अभी कुछ दिन पहले नारी शक्ति का फीता काट रहे थे। इन पे कब कार्रवाई होगी, जिनको कुछ पता ही नहीं अपने जिले के बारे में? आज तो अगर गाड़ी का नंबर पता है, गाड़ी ट्रेस हो सकती है, वो ट्रेस हो सकते, क्या नहीं हो सकता? नायरा जी एक सेकंड, अशोक जी का भी जवाब सुन लेते हैं। वो पूरी प्रक्रिया हो रही है और पूरी सख्ती का संदेश दिया जा रहा है। केस को फास्ट ट्रैक में लिया जाएगा, इसके लिए जिलाधिकारी ने एप्लीकेशन दे दी। बहुत अच्छी बात आपने कही। सब कुछ किया जा रहा है, 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम किया जा रहा है और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत बता दी जाती है। पुलिस को कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ उनको जुए के फल दिखवा दीजिए, सट्टा कहां हो रहा है ये दिखवा दीजिए, उनसे बलात्कारियों को मत पकड़वाइए। ये काम कर रही है संकल्प शर्मा की पुलिस, ये कर रहे हैं डीजीपी साहब हमारे यूपी के। ऐसे आप नारी शक्ति का सम्मान कराएंगे जिन्हें पता ही नहीं उनकी जिले में हो क्या रहा है? अशोक जी, वह है, उसके लिए खोज हो रही है ना उसकी। बिल्कुल खोजा ही जाएगा। नाहिदा जी ये खोजवाएंगे। इनकी जो पुलिस, संकल्प शर्मा बहुत अच्छे एसएसपी हैं, बड़ा युवा कर्मठ एसएसपी हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी पुलिस कहती थानेदार को मैंने सस्पेंड कर दिया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। 376 डीबीसी बता दिया, उसमें केस दर्ज कर दिया है। कहानी बन रही होगी, स्क्रिप्ट लिखी जा रही होगी एसपी ऑफिस में। अब आप अगर शक करेंगे या पूर्व वगैरह से ग्रसित रहेंगे तो फिर कैसे बात होगी? अरे कौन भाई साहब, कैसी बातें आप कर रहे हैं? किसी महिला की जान चली गई, उसके छोटे छोटे बच्चे, आप बता रहे हो ग्रसित है? अजीब बात करते हैं अशोक जी आप। वो पुलिस ने ग्रसित नहीं है क्या? वो कौन से, उसको मनोरोग को दिखाइए किसी अच्छे डॉक्टर को जिन्हें कुछ पता ही नहीं है अपने जिले के बारे में। उठा के बाहर फेंकिए आईपीएस को, जिसको कुछ पता ही नहीं है अपने बारे में, अपने जिले के बारे में।
ये काम जिनके करने का वो करेंगे। अरे आप जाइए ना, आप शिकायत करिए ना, ऐसे तमाम चीजों की शिकायत करती है बीजेपी, इनकी भी शिकायत करिए कि इनसे जिला नहीं संभल रहा है। मतलब कोई मर जाए तो हम ग्रसित हैं, वो पुजारी ग्रसित नहीं था जिसको गांव में 2 दिन होने के बाद वो फरार हो गया वहां से। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अरे सहमत हो तो आप हमें ग्रसित बता देंगे, हम ग्रसित दिख रहे हैं आपको? अगर हम समाज का मुद्दा उठा रहे हैं तो हम ग्रसित है। लेकिन आप कम से कम ये तो कहिए कि एकदम से जादू से कैसे वो व्यक्ति। अरे जादू कहां करवा रहे? 3 दिन तक पुलिस के सामने थे भाई, 3 दिन तक थे, फरार हो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं उस महिला के। ऐसे तो हर कोई बलात्कार करेगा, 50,000 का इनाम दे दो, खत्म कर दो सब कुछ, उड़ा के फेंक दो सब। मजाक चल रहा है ना? पूरी सख्त कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको सजा भी मिलेगी और उदाहरण भी। 8 साल लग गए निर्भया को, फास्ट ट्रैक कोर्ट थी वो भी, इसमें कितने साल लगेंगे? डेली फोन करके पूछूंगा आपसे मैं, अब बंदायू आके आपके बगल में बैठ के पूछूंगा कितनी आपने कार्रवाई की, कितना मोमबत्ती लेके उतर गए सड़क पे, सब पूछूंगा आपसे मैं। जो आप कह रहे हो ना यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे कि फास्ट ट्रैक में चलेगा, सब पूछूंगा एक एक चीज। ये सिर्फ ये एक दिन का शो दिखा खत्म नहीं करते कोई चीज हम लोग। आप बता रहे हो ग्रसित हैं, हम लोग ग्रसित हैं, समाज के मुद्दे जो उठाए वो ग्रसित है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी जितने अच्छे काम कर रहे हैं, आप ही लोग पैरवी करते हैं ऐसे आईपीएस की, ऐसे लोगों की जो इतने दिन तक जिले में रहे, जिन्हें यह तक नहीं पता है कि जिले में चल क्या रहा है। एक सिंगल आईपीएस का अगर कुछ होगा तो सरकार उसके लिए अलग तंत्र है ना कार्रवाई करने के लिए। उसके लिए मैं सक्षम कैसे हूं? मैं केवल शिकायत कर सकता हूं, जो मेरी भूमिका है। और दूसरी चीज ये कि आप शिकायत करेंगे ना, आप ये बात मान रहे हैं आप शिकायत करेंगे? 100% करेंगे, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आपकी बात रिकॉर्ड है, मतलब मैं पूछूंगा आपने शिकायत की या नहीं। इसी बीच मनोज जुड़े हुए हैं दर्शक। मनोज जी अपनी राय रखिए। हेलो जी मनोज जी राय रखिए। नमस्कार सर। जी हाँ अपनी राय रखिए। सर ऐसे लोगों को तो हमेशा मान लो इतने लंबे टाइम तक जो छूट दे दी जाती है वो छूट नहीं देनी चाहिए, इनको तुरंत ही फांसी कर देनी चाहिए, एक ही सजा होनी चाहिए, फांसी। जी बिल्कुल, फांसी सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों की जगह जेल में भी नहीं है, इतने अच्छे नहीं है इन्हें जेल में रखा जाए, इन्हें सीधे फांसी ही देनी चाहिए। बिल्कुल अशोक जी आपके पास आऊंगा। जी अशोक जी, फांसी ही देनी चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है आप पे, आप एक अच्छे नेता हैं, आप बिल्कुल ये करेंगे, आप शिकायत करेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। अशोक जी आपने कहा ना आप शिकायत करेंगे, लेकिन इससे पूर्व में भी अगर बात की जाए, 4 तारीख की यह घटना है, वो शव घर के बाहर डाल के चले जाते हैं, पुलिस मामले को दबाती रहती है। कहीं ना कहीं प्रधान और तमाम लोग मिलकर कहीं ना कहीं इस मामले को दबाना चाह रहे थे, तभी ये सब हुआ। जिन्होंने दबाना चाहा उनको सजा मिली ना, उनको निलंबन हुआ, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो रही है और जैसे ही अथॉरिटी के संज्ञान में आया सबके सब उसमें लगे और इसीलिए दोनों लोग तत्काल गिरफ्तार हुए और बाबा भी अतिशीघ्र गिरफ्तार होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और जी अशोक जी बताएं, बात पूरी करिए अपनी। अशोक जी बात पूरी करिए, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूं उच्च स्तरीय किसी अधिकारी की गलती मिलेगी तो उसको भी दंड मिलेगा, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि नीचे दरोगा को सस्पेंड कर देना, ऐसे थानेदार तमाम सस्पेंड होते हैं भाई साहब, लेकिन कहीं ना कहीं इन अधिकारियों पे भी, ये टीवी स्क्रीन में जो चेहरा दिख रहा है इसके खिलाफ कभी कुछ कार्रवाई कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा ये दोषी हैं, लेकिन इनकी पुलिस जिला तो यही संभालेंगे ना, इनके पास भी कुछ अधिकार है। इन्होंने अपनी कार्रवाई कर दी, इन्होंने थानेदार को सस्पेंड कर दिया, लेकिन इनके ऊपर भी तो बात हुई कि आपके पास अभी तक ये मामला संज्ञान में आया क्यों नहीं था? कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी कुछ होना चाहिए ना, एक्शन तो इनके ऊपर भी होना चाहिए। एक साथ अगर आप एक्शन लेंगे तो जो अपने संविधान के नियम है, एक बार जांच तो होने दीजिए। बिना जांच के दंड देने का अधिकार हम लोगों को कहाँ है? और जो प्रथम दृष्टया में जो दोषी दिख रहे हैं उन सबकी गिरफ्तारी का बराबर प्रयास हो रहा है। केस खुलेगा निश्चित, दोषियों को सजा मिलेगी निश्चित, और मिलनी भी चाहिए कठोर सजा। ये नहीं कि वही वहां चले गए फिर एक वकील साहब आए वो उनका केस लड़ने लगा, ऐसी नहीं। कहीं ना कहीं इनका सामाजिक बाइकआउट करना चाहिए, किसी वकील को इनका केस ही नहीं लड़ना चाहिए। अशोक जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सम्मानित न्यायाधीश बैठेंगे और वो कठोर से कठोर सजा देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और उसी कठोर सजा से समाज में संदेश भी जाता है। कठोर सजा का इंतजार भी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कठोर सजा मांगी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग बढ़ते जा रहे हैं,
अब 50 साल की महिला जो अपने बच्चे को, बात की जाए अगर तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, वो वहां से कैसे अपने घर का गुजारा बसर करती होगी, बड़ी बात है, लेकिन अब उसको भी इन लोगों ने जिस तरह से मौत हो जाना, अब उनके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, उनके देखरेख कौन करेगा। इसी बीच दर्शक जुड़े हुए मनीष जालौन से। मनीष, अपनी राय रखिए। सर, इस प्रकार के दरिंदे हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक हैं सर। इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सर, ऐसा कब तक चलेगा? इनके लिए सर फांसी से छोटी कोई सजा नहीं होनी चाहिए सर। जी बिल्कुल, फांसी से छोटी कोई, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं मनोज, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से अशोक जी बार बार दर्शक भी आपको सुन रहे हैं और बार बार कॉल करके यही कह रहे हैं कि फांसी से कम कुछ मंजूर नहीं है। सजा क्या मिलेगी ये तय करने का अधिकार जनता के पास नहीं है, सम्मानित न्यायाधीशों के पास है। आपकी जनता की भावनाएं उन तक जरूर पहुंच रही होंगी, वो भी ऑनलाइन होंगे, तो निश्चित रूप से केस में कठोरतम दंड मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मैं अपनी संविधान पर और उस न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा विश्वास रखता भी हूं। हम लोग को भी बिल्कुल न्याय और संविधान पर और संविधान में पूरा भरोसा है कि इस पे कुछ कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन और इसी भी दर्शक जुड़ गए राजेंद्र दिल्ली से। राजेंद्र जी, अपनी राय रखिए। देखो संपर्क टूट गया है राजेंद्र जी से, तो लगातार नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, अपनी राय रख सकते हैं। अशोक जी, कुछ कठोर कानून अब बनना चाहिए, और जिस तरह से 50,000 का इनाम उस पुजारी, हैवान पुजारी पर रखा गया है, उसको कहीं ना कहीं, उसको पुजारी कहना भी गलत है, उसको हैवान ही कहना सही है। उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके पुलिस उसको कठोर सजा दे। वो एक तांत्रिक टाइप का बाबा है, और इस टाइप के लोग समाज में एक प्रदूषण फैलाने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से समाज को भी अवेयर होना पड़ेगा ऐसे तत्वों के खिलाफ। बिल्कुल, समाज को। इसी बीच शानू हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ करिए शामू जुड़ गए कन्नौज से। शामू, अपनी राय रखिए। शामू, अपनी राय रखिए। मुझे लगता है संपर्क टूट गया है। जैसे आपने बताया तांत्रिक, तो हो सकता है कि जिस तरह से ये लोग, तांत्रिकों के पास अब लोगों का ज्यादा जाना या ज्यादा दिक्कतों का साझा करना, मंदिर में बैठता होगा, लोग आते जाते होंगे, इसी बीच उसने कुछ अपनी ऐसी पैड बना रखी होगी जिसपे किसी को शक ना हुआ हो। जिस तरह से ये लगातार ऐसी घटना, इससे पहले पूर्व में इसने कुछ घटना अंजाम दी हो, जिस तरह से ये घटना दबाने का प्रयास किया गया, इससे पहले भी कई घटनाएं दबाई जा चुकी होंगी। जी अशोक, प्रशासन उसकी बैकग्राउंड की भी छानबीन कर रहा है, उसकी आम ख्याति क्या थी, लेकिन ये सारी चीजें घटना होने के बाद ही संज्ञान में आती हैं। ऐसा उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन स्थानीय जिस मठ पर वो था, जिस जगह से उसके संबंध थे, तो वहां के लोगों को भी तो अवेयर होना चाहिए था कि अगर इस प्रकार का खराब प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति उनके बीच में है तो उसकी सूचना देते या उसको गांव से हटा देते। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब प्रशासन उसके खिलाफ जो घटना है उसके खिलाफ कार्रवाई तो कर ही रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया अशोक जी हम लोगों से जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अशोक जी हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाहिदा जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आज हम लोग बात कर रहे थे बदायूं में हुए निर्भया कांड की, जहां पर सीएम योगी एक्शन मोड पर है, उन्होंने तुरंत एडीजी बरेली से पूरी रिपोर्ट मांगी है, तलब की है, और जो संबंधित अधिकारी इसमें दोषी पाए जाए उन पर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। फिलहाल सुबह बोलेगा मैं देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।